हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस यूट्यूब चैनल। आज है 15 ऑफ अप्रैल और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर बनने वाले हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो लेक्चर को एंड तक देखते रहिएगा और जो भी क्वेश्चन आंसर मैं आपसे पूछता हूँ उसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस पीडीएफ का पेड पैकेज परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपीज़ की कॉस्ट में आपको ये पीडीएफ का पेड पैकेज जो है वो मिल जाएगा। ऑफर आप अवेल करना चाहते हैं तो ऑफर भी आपको मिल जाएगा। आप पीडीएफ का एमसीक्यू मंथली पैकेज परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, 9713282838 के अंदर कॉल करना है और आपको इसको परचेज कर लेना है, ठीक है। चलिए शुरू करें। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था और हमने एक चीज़ शुरू की थी कि आपको डेली एक क्वेश्चन दिया जाएगा और प्रीवियस वीडियोस का, और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। दूसरे दिन मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। तो कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य ने स्वास्थ्य विभाग ने क्रशिंग द कर्व नाम से एक सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया था, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। आज फिर एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में करना है। देन उसका आंसर मैं आपको कल इसी तरह से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो लेक्चर शुरू करते हैं, लेक्चर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बन रहा है, द यूनियन मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल रिसेंटली लॉन्च्ड अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड ई सांता फॉर विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट। केंद्रीय मंत्री जो आपके पीयूष गोयल है उन्होंने हाल ही में ई सांता नाम का एक पोर्टल शुरू किया है, ठीक है। वो किस उत्पाद के लिए है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। डेयरी प्रोडक्ट, मरीन प्रोडक्ट, टेक्सटाइल प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मरीन प्रोडक्ट। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये आपके दो मंत्रालय देखते हैं, एक आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और दूसरा रेल मिनिस्ट्री। तो ये जो आपका ई संता पोर्टल अगर आप पूछता है किस मिनिस्ट्री से रिलेट करता है, तो ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से रिलेट करता है। और इसमें क्या होगा, जितने ये जो इनका पोर्टल बनाया गया है इसमें क्या है, जितने भी आपके मरीन यानी जो मछली पालने वाले एक तरह से किसान होते हैं या मछलियों का जो एक तरह से सारी चीज़ें करते हैं, तो उनके लिए ये पोर्टल खोला गया है ताकि जो इसका मेन एम क्या है, तो द मेन एम ऑफ प्लेटफॉर्म इज टू एम्पावर एक्वा फार्मर। तो जितने भी आपके मरीन जो फार्मर्स हैं उनको एक तरह से सशक्त बनाना इसका जो है वो है लक्ष्य है, ठीक है। द फार्मर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस इन
प्रोडक्ट इन ई सांता पोर्टल, जो अपनी उनकी उपज होगी, जो मतलब वो मछलियाँ जो एक तरह से पकड़ेंगे और जो भी सारी चीज़ें हैं उसके लिए इस पोर्टल पे सारी चीज़ें उपलब्ध है। और इसमें क्या है कि एक कस्टमर और बायर, यानी जो आपके फार्मर हो गए और आपका जो कस्टमर हो गया, उनके बीच एक रिलेट करता है, क्योंकि आप देखते हैं कई बार बिचौलिया बीच में आ जाते हैं और फिर उससे क्या होता है कि जो मेन किसान होता है उसकी इनकम जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है और उसको उसको फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वहाँ पे उसको लॉस होता है कुल मिला के। तो इनका मानना यही है कि इस पोर्टल के बाद उनको लॉस नहीं होगा, जो बिचौलिया होगा उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब कस्टमर और आपका बायर का जो रिलेशन है वो रह जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरह की गई हैं। इस पोर्टल को कितने भाषा में अवेलेबल है, तो ये हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उड़िया, बंगाली, तेलुगु इन भाषाओं में उपलब्ध है। और ये जो है वो किसके द्वारा लिया, मतलब किया गया है इसकी पहल, तो आपकी NSCSA यानी नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्री एक्वाकल्चर, इसके द्वारा जो है वो लिया गया है। अच्छा, आपको ये इसके बारे में पढ़ लेना है तो आप एक काम करिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इंडिया के लिए इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है फिशिंग का जो मार्केट है, तो मैं आपको बता दूं कि द फिशिंग इन इंडिया एम्प्लॉयज़ 14.5 मिलियन पीपल, जो 14.5 मिलियन लोग हैं, उनको जो है वो भारत में फिशिंग से जो है उनको एक तरह से आप बोल सकते हैं कि रोजगार मिलता है। और आपका जो फिशिंग का ये होता है, ये इससे इससे 1.07 जो है वो टोटल जीडीपी को ये कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिशिंग वाला जो एक मार्केट है। ठीक है, इंडिया के लिए क्लियर है। तो आपको क्या करना है, आपको नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर का के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऑन 14th ऑफ अप्रैल द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड। 14 अप्रैल को निम्न में से किसकी जयंती मनाई जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर। ज्योतिबा फूले मैंने क्यों लिया है वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा क्यों लिखा है मैंने। ये देखिए, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था अभी हाल ही में कि टीका उत्सव मनाया जाएगा, ये मोदी जी ने कहा था हर एक राज्य के मुख्यमंत्री से। ठीक है, तो मैंने आपको ये आई थिंक 11 या 12 तारीख को पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि उस दिन बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा ज्योतिबा फुले की। ये है आपके महात्मा ज्योतिबा फुले, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी उस दिन। ठीक है, इसलिए ये 11 अप्रैल से 14 अप्रैल को ख़त्म हो रहा था, मतलब ये टीका उत्सव जो मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी इसकी 11 से 14 अप्रैल को शुरू मतलब हो रहा था इतने दिनों में। ठीक है, तो 11 अप्रैल को इनका जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, और जो 14 अप्रैल थी वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो थी क्या थी, बर्थ एनिवर्सरी। तो ये 11 से 14 के अंदर मनाया गया था। क्लियर है, इसलिए जो है वो टीका उत्सव मनाया गया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा, इस तरह की चीज़ें पूछेगा। ठीक है, कि किसकी जन्म इस जन्म तिथि पर शुरू किया गया था टीका उत्सव, तो ये महात्मा ज्योतिबा फुले थे। अब भीमराव अम्बेडकर में थोड़ा जान लेते हैं। अगर आपसे पूछता है कि इस बार कौन से नंबर की थी, तो इस बार 130वें नंबर की इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। देखिए यहाँ पे इंडिया टीवी ने कवर किया, यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट ने कवर किया है। भीमराव अम्बेडकर कौन थे, जो न्यायवाद थे, कानूनविद थे भारत के। ठीक है, और ये भारत के पहले लॉ मिनिस्टर है। आपसे क्वेश्चन पूछता है, देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान, इन सब ने इसको कवर किया है। और कल इनकी जो है वो जन्मतिथि थी। ठीक है, ये आपके इंडियन लॉ मिनिस्टर थे। आपको एक काम करना है, मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं लाया उनके बारे में, आपको इनके बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले उसको आपको रीड करना है, क्योंकि देखिए पॉलिटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, और एक चीज़ ये दिख रही है, सिंस 2015 अप्रैल 14 इज ऑब्जर्व एज एन ऑफिशियल पब्लिक हॉलीडे इन इंडिया। 2015 से 14 अप्रैल को भारत में आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। इस दिन छुट्टियां होती हैं, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और क्या है इसमें याद रखने लायक, तो भारत में हर साल 14 अप्रैल को देखिए 3 जयंती, मतलब 3 टाइप से इसका नाम रखा गया है। एक अम्बेडकर जयंती, दूसरी भीम जयंती, और तीसरी अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे। तो ये मत सोचिएगा कि कोई और है, ये तीनों एक ही दिन मनाए जाते हैं 14 अप्रैल को। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी, शायद मैं हाँ वीडियो के लास्ट में मैं उनके उससे रिलेट करते हुए एक बुक लाया हूँ। आपको क्या करना है, आपको मिनिमम 2 बुक्स के नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है। इन्होंने कोई भी 2 बुक लिखी हो, मैं आपको एक बुक का नाम बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में उसका भी बुक का नाम एक अपना ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम एक बुक का नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, टोटल आपको 2 बुकों का नाम होना चाहिए। आप उसमें से जो मैं बताऊंगा वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको और 2 बुकों के नाम पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, देखिए जितने भी चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ उसका आंसर आपको जरूर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, द राइसीना डायलॉग वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज बाय विच मिनिस्ट्री एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जो है रायसीना संवाद को जो है वो आयोजित किया गया था। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
ऑप्शन नंबर सॉरी ये रॉन्ग है, एक सेकेंड। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी आपका जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा जो है वो आपका जो है रायसीना डायलॉग जो है वो अभी मनाया गया था। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसको किसने जो है वो संबोधित किया, तो इसको नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया था, ये चीज़ याद रखिएगा। और इस बार कौन से नंबर का था, तो इस बार 6th एडिशन यानी 6वां संस्करण था रायसीना डायलॉग का, जिसको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा 13 से 16 अप्रैल तक के लिए मनाया जाएगा। ठीक है, थीम इस बार क्या थी, तो वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलाइन लाइट्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल, ये इस बार की थीम थी। ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है। रायसीना संवाद होता क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। इट इज़ एन एनुअल जियो पॉलिटिकल इवेंट। इट इज़ नेम्ड आफ्टर रायसीना हिल वेयर द सीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड। तो दिल्ली में जो आपकी भारत सरकार की जो एक तरह से राष्ट्रपति भवन है और भी सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे जो है वो रायसीना बिल्डिंग है, इसलिए इसका नाम रायसीना जो है वो रायसीना हिल है, वहाँ पे रायसीना डायलॉग इसका नाम पड़ गया ये। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और भी है, आपको एक और चीज़ पढ़नी है, श्रृंगरी लाट डायलॉग, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और आपको जो जो समझ में आए उसको कमेंट सेक्शन में आप एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा कि श्रृंगरी लाट डायलॉग क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इसी पे बेस्ड है। और ये पहली बार कब हुआ था रायसीना डायलॉग, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है पहली बार कब हुआ था, 2016 में हुआ था। इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, रायसीना डायलॉग का, तो ये क्या है, टू एक्सप्लोर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एशियन इंटीग्रेशन। ये एशिया एकीकरण या जो आपका एशिया वाला पार्ट है पूरा जिसमें भारत भी आता है, उसका भविष्य में किस तरह से अवसर मिलेंगे, उन सब चीज़ों को जो है वो फैलाने के काम आता है। ठीक है, टू एक्सप्लोर एडवांसमेंट इन इंटीग्रेशन ऑफ एशिया विद द वर्ल्ड। ठीक है, और एशिया के साथ साथ वर्ल्ड को कैसे इसमें ऐड करके चला जाए साथ में। कुल मिला के एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए और कंट्रीज़ के साथ कैसे मतलब सारी चीज़ें की जाए, इन सब चीज़ों के बारे में ये रायसीना डायलॉग होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ऑन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। ऑन 14 अप्रैल 2021 द बुहाग बिहू बर्ड काउंट बिगेन इन विच स्टेट। 14 अप्रैल 2021 को बुहाग बिहू पक्षी गणना किस राज्य में शुरू हुई, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आसाम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अभी बुहाग बिहू क्या है, तो देखिए आप बिहू लोक नृत्य याद रख सकते हैं ना, तो बस उसी से याद रखिएगा कि ये भी आसाम में ही मनाया जाता है, क्योंकि आपका बिहू नृत्य कहाँ मनाया जाता है, आसाम में मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ऑन 14 अप्रैल the Bohag Bihu bird count began in Assam. The Bohag Bihu bird was launched by बर्ड काउंट ऑफ इंडिया। ये आपसे पूछेगा कि किसके द्वारा इसकी गणना की जा रही है, तो ये बर्ड काउंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही है। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीसीआई आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पहली बार ये काउंटिंग कर रहा है। ठीक है, इस बर्ड की। अब बुहाग बिहू के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको ये पहले दिन मतलब जैसे हम लोगों का नव वर्ष, आपको पता होगा कि हिंदू नव वर्ष शुरू हुआ था कल से। ठीक है, तो इसलिए कल से हमारा हिंदू नव वर्ष भी शुरू हुआ था, और जैसे इसलिए यहाँ पे भी जो है वो नौ वर्ष का आगाज़ होता है कल के दिन, और इसी के उसमें जो है वो बिहू मनाया जाता है। ये 3 टाइप से मनाया जाता है। अगर आपसे पूछता है कि बिहू जो आपके एक तरह से त्यौहार है वो असम में कितने मनाए जाते हैं, तो ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका रंगोली बिहू। ठीक है, ये रहा आपका रंगोली बिहू। दूसरा आपका होता है कटी बिहू, ये रहा आपका कटी बिहू। और तीसरा होता है कोंगली बिहू। इसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेना है। देखिए ये लेक्चर आपको सिर्फ इसलिए प्रोवाइड करा जाता है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, लेकिन इस जो लेक्चर का मेन टारगेट है, आपको कम समय में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करना है। मैं आपको टारगेट दूंगा ताकि देखिए लेक्चर अगर मैं ये पढ़ाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और मैं इस चीज़ को लंबा नहीं लेना चाहता, क्यों, क्योंकि मेरे को आपको शॉर्ट टाइम में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी है, लेकिन मैं उन्हीं शॉर्ट टाइम पे मैं आपसे भी बहुत सारी चीज़ें करवाना चाहता हूँ। देखिए मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। बुहांग बिहू को और किस नाम से जाना जाता है, इसको जाट बिहू के नाम से जाना जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें से किस बिहू को जाट बिहू के नाम से क्वेश्चन माना जाता है, बुलाया जाता है। तो यहाँ पे कोंगली बिहू, कटी बिहू और बुहांग बिहू दे देगा, और रंगोली बिहू, तो रंगोली बिहू आपका आपका सॉरी बुहाग बिहू, तो बुहाग बिहू आपका राइट आंसर है। इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और ये कल नए साल का प्रतीक एक तरह से माना जाता है, इसलिए कल ये सारी चीज़ें हुई थी। रंगोली बिहू के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रंगोली बिहू के अंदर ये सारी चीज़ें हुई थी। तो ड्यूरिंग रंगोली बिहू मैनी माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स दैट विजिटेड आसाम एंड इट्स सराउंडिंग रीजन्स ड्यूरिंग विंटर स्टार्ट फ्लाइंग बैक टू देयर होम।
तो कल जो ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी नवर्स की, तो इसमें क्या है कि जितने भी प्रवासी पक्षी हैं यहाँ पे आते हैं और इसीलिए जो है वो बीसीआई का ये काउंटिंग वाला प्रोग्राम शुरू हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोषण ज्ञान डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ न्यूट्रिशन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ दिस। देखिए कल का लेक्चर मैंने देखा कि बहुत कम उसमें शेयर्स थे, शेयर किसी ने नहीं किया था, वॉचिंग बहुत कम थी। तो आप कल के लेक्चर में देखिए, मैंने आपको बोला था कि लेक्चर में आपको कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन लेक्चर को इस तरह से शेयर ना करना, है ना, इससे क्या होगा, लॉस आप ही का होगा, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं। अगर एक बच्चा भी देखेगा तो भी मैं पढ़ाता रहूँगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करिए ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पोषण ज्ञान स्वास्थ्य एक डिजिटल भंडार पोषण इनमें से किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा बनाया गया। देखिए आजकल इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है क्योंकि न्यूट्रिशंस के ऊपर मेन फोकस किया जा रहा है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। नीति आयोग रिसेंटली लॉन्च पोषण ज्ञान अलॉन्ग विद द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड द सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज, अशोका यूनिवर्सिटी। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा नीति आयोग के द्वारा किन दो लोगों ने इसमें ऐड हुए थे? तो बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ऐड था और सेंटर फॉर सोसाइटी एंड बिहेवियर चेंज आपकी अशोका यूनिवर्सिटी इसके अंदर लॉन्च थी। पोषण ज्ञान इज अ नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ और ये क्वेश्चन आपसे 100% किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा, 100% आप कहीं लिख लीजिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ये सारी चीज़ें आप एक काम करिएगा, इसको पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूँ कि ये जो प्रोग्राम है एक तरह से कि किस तरह से न्यूट्रिशंस जो है वो अलग अलग लोगों में आ जाए, किस तरह से बीमारियों जो से बचा जा सके, इस सब चीज़ों के बारे में है। और इसका आप एक काम करिएगा, इसको थोड़ा सा मैंने जो जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगा वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा और आप थोड़ा सा सर्च भी कर लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। रिसेंटली विच ऑफ द, ये क्वेश्चन थोड़ा सा 1-2 दिन पुराना है, मैं भूल गया था ऐड करना, तो इसलिए मैं आज ऐड कर लिया हूँ। रिसेंटली विच ऑफ द स्टेट हैज़ अपॉइंटेड सोनू सूद एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर आगे हो जाएगा पंजाब। ठीक है, पंजाब राज्य ने इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जो वो घोषित किया है। ठीक है, ये रहे आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो आपके कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, पंजाब के, और इन्होंने जो है वो ये ट्वीट किया था कि हैप्पी टू शेयर दैट एक्टर एंड फिलेंथ्रोपिस्ट सोनू सूद विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आवर कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव। ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखनी, इनकी ये इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको पता होगा, लास्ट में लॉकडाउन के टाइम पे लास्ट ईयर इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो माइग्रेंट्स जितने भी लेबर थे और उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करी थी, उनको घर पहुंचाया था। मतलब इन्होंने बहुत ऐसा काम किया था कि जो कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इन्होंने अपनी मतलब अपनी पूरी पूंजी लगाती थी इन सब चीज़ों के ऊपर। ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए थे और इनको मसीहा, भगवान, और कई जगह तो इनके भगवान के नाम पे ले लेके बहुत लोग पूछते भी हैं उस इंसिडेंट के बाद। तो इन्होंने एक बुक लॉन्च की थी, आई एम नो मसीहा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है आई एम नो मसीहा किसकी बुक है, तो ये सोनू सूद की बुक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए, The National Housing Bank recently launched which facility for provide short-term refinance support to the housing finance companies? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेशनल हाउसिंग फाइनेंस ने हाल ही में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को अल्पकालिक पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, या स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी। इसके बारे में क्या है, तो इसमें क्या है कि अभी 10,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किए जा सकते हैं इस फैसिलिटी को। इसके अंदर होगा क्या, तो जितनी भी कंपनीज है उसको थोड़ी सी छूट दी जाएगी, जो आपके होम लोन्स वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सी छूट दी जाएगी। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये आपका जो किसके दायरे में आती है, तो आपका आरबीआई ने इसको एक तरह से सपोर्ट किया है। ठीक है, और आरबीआई ने अभी जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू वाली रिपोर्ट थी उसके अंदर जो है इसको 10,000 करोड़ रुपए इनको देने के लिए बोले हैं। ठीक है, आपका आप इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में। ठीक, नेक्स्ट चलें, और मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू वाली रिपोर्ट जो यूपीएससी वाले एस्पिरेंट हैं वो जरूर इसको ध्यान दें, वो जरूर इसको रीड कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली बलविंदर सिंह जूनियर पास्ड अवे। ये जूनियर लिखा, ठीक है, याद रखिएगा। ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? आपको हाल ही में ये बलविंदर सिंह जूनियर का निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी से जुड़े थे। आप इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि उनको हम पढ़ क्यों नहीं, क्योंकि बहुत कम स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने इंडियन हॉकी टीम में थे कब, ये 1958 के एशियन गेम्स में, और इन्होंने तब इंडिया को सिल्वर मेडल से जितवाया था, मतलब सिल्वर मेडल दिलवाया था 1958 के
एशियन गेम्स में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद ये आर्मी में भी आए थे और इन्होंने आर्मी में भी अपनी सेवाएं दी थी, लेकिन हाल ही में इनका जो है वो निधन हो गया, कब, 11 अप्रैल 2021 को। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑफ ऑनर्स। हाल ही में किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ये आंसर, ये जो आपका अवार्ड है, ये आपका जैसे भारत में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न है ना। उसके बाद अगर आपसे पूछते हैं तो फिर भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री आ जाते हैं। तो इस तरह से ये फ्रांस का हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सेकेंड नंबर पे। कौन सा? नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑफ ऑनर। इसमें किसको जो है वो सम्मानित किया गया है? तो आपका गुनीत मूंगा हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टर है एक तरह से आप मान सकते हैं। ठीक है, और ये गुनीत मूंगा है, इनको जो है वो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आप अवार्ड देख सकते हैं, इस तरह का अवार्ड होता है। ठीक है, कल्कि कोचलिन में क्यों लिख के लाया? तो कल्कि कोचलिन भी आपको, जो कुछ लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, ये भी एक्ट्रेस हैं। इनको भी मिला था प्रीवियस में। ठीक है, 2018 में, हाँ सॉरी, कल्कि कोचलिन को 2018 में मिला था। अगर आपसे पूछता है कि ये अवार्ड 2018 में किसको मिला था, तो कल्कि कोचलिन को मिला था। अभी किसको मिला है? तो आपको अभी जो है वो गुनीत मूंगा को मिला है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए इनको मिला है at the residence of France for her contribution to the world cinema through her Indo-French productions and her relentless work towards women empowerment, I statement read। इस तरह की चीज़ें जो है वो, इसके लिए इनको जो है वो ये अवार्ड मिला है। ये चीज़ याद रखिए। देखिए, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन फ्रेंच ऑनर। ठीक, नेक्स्ट, फ्रांस के जो आपको वो कौन है प्रेसिडेंट, ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। ठीक, ओके, आज के इतने भी क्वेश्चन थे, इतने सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली 3000 ईयर ओल्ड लॉस्ट गोल्डन सिटी वॉज डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। किस कंट्री में 3000 साल पुराने खोए हुए सुनहरे शहर को खोजा गया है? ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताना है, और इसका आंसर मैं कल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी नए हैं अगर इस चैनल में, अगर आपको लेक्चर बेनिफिशियल लगा है तो आप लेक्चर को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और दूसरी चीज़, आपको ने अगर मंडे से अब तक के लेक्चर नहीं देखे तो आप मंडे से अब तक के लेक्चर देख लीजिए, और इसको सैटरडे तक आपको वॉच करना है, क्योंकि संडे को हम इसका एक क्विज कराएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लास्ट टाइम हमने करवाया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बच्चे बहुत ज़्यादा जो, इससे क्या होगा, इनकी रिवीजन जो वो है बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इंपॉर्टेंट बुक में देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बुक मैंने आपको बताई थी, भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सारी बुकें लिखी थी, उनमें से एक इंपॉर्टेंट बुक मैं आपको लेके आ गया हूँ। ठीक है, क्या है नाम इसका? हु वर द शूद्रास। ठीक है, आपको पता होगा 4 वर्ण माने जाते थे, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इस तरह की चीज़ें तो होती थी। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा है हु वर शूद्रास, सॉरी बुक का नाम हु वर शूद्रास है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। आपको बी आर अम्बेडकर की 2 बुकों के नाम कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पेड पैकेज परचेस करना है तो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी इन्फॉर्मेशन। 9713282838 के अंदर आपको मैसेज करना है, कॉल मत करिएगा, टेलीग्राम भी कर सकते हैं। आपको वहाँ पे विदिन 24 आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इस चैनल पे 2 लेक्चर आपको मिलते हैं, उन दोनों लेक्चर्स की आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, वीकली कंपाइलेशन, मंथली मैगजीन, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, मात्र 100 रुपीज़ की कॉस्ट में। अगर आप तैयारी में नए हैं तो आप स्टार्टिंग में जब आपको कोर्सेज दिखाए गए थे, आप उनके बारे में जो है वो, उनको जो है वो विजिट कर सकते हैं। उनकी जो है वो आपको क्लासेस मिल जाएंगी, जो डेमो क्लास है वो भी चैनल पे अपलोडेड है, आप उनसे जाकर देख सकते हैं। आपको वो ठीक लगती हैं तो आप फिर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।